नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर किस मैगजीन से लिया गया है, तो उत्कर्ष के मैगजीन से करंट अफेयर लिया गया है। आपको याद होगा फूल पत्ती वाली क्लास जो कुमार गौरव सर लेते हैं। आपको बता दें कि टोटल इस मैगजीन में 300 प्रश्न हैं, लेकिन इस वीडियो में 150 प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। 150 प्रश्न को, ठीक है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक को डिस्कस किया गया है और बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। देखिए, अपना यह उत्कर्ष का जो मैगजीन है, इसका पहला वीडियो है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि जो हम डिटेल से डिस्कस किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दें कि ये डिटेल से पढ़ने से क्या होता है कि आपको याद हो जाता है। तो जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद आप लोग जब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके बाद हम कल जो है पार्ट सेकेंड अपलोड करेंगे और इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि जो उत्कर्ष मैगजीन को करंट अफेयर देखना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि स्पीडी देखना चाहते हैं, स्पीडी का भी करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड है और जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका भी करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड है, तो जाकर उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है? तो ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर थीम है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2017 में मनाया गया था। 24 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया था। और इसका उद्देश्य क्या है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने का? तो सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए जो है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा किया गया, FIT ने की थी, ठीक है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा FIT ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाली लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना विश्व में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी, ठीक है। ये जो आपकी परियोजना है विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुलमपारा पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो जो पुलमपारा पंचायत है ये केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुलमपारा ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। 15 अगस्त 2021 से DG पुलमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नोट कीजिएगा, DG पुलमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 15 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 40वां स्थान दिया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में। 29 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट का ये आपके 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 2022 वाला 15वां संस्करण था। इसमें कुल जो है 132 देशों को रैंकिंग जारी किया गया और इसमें भारत को जो है 40वां स्थान मिलता है, जबकि 2021 में भारत को जो है इसमें 46वां स्थान दिया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जो है 46वां स्थान दिया गया था, जबकि 2022 में जो है भारत को 40वां स्थान दिया गया है। 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 23वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। इसका आपके थीम है। थीम द्वारा देखिएगा, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन इसका थीम है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। 29 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के तालपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? रेपो रेट जो है 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5.9% कर दिया है। 5.9% कर दिया है। रेपो रेट किसे बोला जाता है? आरबीआई जिस रेट पर छोटे कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट बोला जाता है। यहाँ पर पढ़ लीजिए। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट में जो है 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। और कितना हो गया है? तो 5.9% कर दी गई है। भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो गांधीनगर से मुंबई के बीच में शुरू हुई है। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है, ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। कब चली थी? 2019 में। टाइम्स ऑफ नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? टाइम्स ऑफ नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो इसमें आकाश अंबानी शामिल है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम्स ऑफ नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। वह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें लीडर कैटेगरी में चुना गया है। जिन्हें जो है लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। किन्हें? आकाश अंबानी को। आकाश अंबानी जो है मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने भारत में, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है? तो 24 सप्ताह तक जो है विवाहित या अविवाहित महिला जो है गर्भपात करा सकती है। पहले क्या था कि सिर्फ जो है विवाहित महिला ही 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि नहीं, इसमें जो अविवाहित महिला हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है। इसने 51 वर्ष पुरानी गर्भपात कानून द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को जो है विस्तारित किया है, जो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने से रोकता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जो अविवाहित महिला हैं वो भी आपके 24 सप्ताह तक अपना गर्भपात करा सकती हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है? बदलते विश्व में वृद्धजनों का अनुरूपण थीम रखा गया है। संपूर्ण विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार
और अन्याय को समाप्त करने, लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विरोधियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर 1991 को। यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है? तो 50 भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है यूनेस्को ने। और इसका शीर्षक क्या है? तो 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा इसका शीर्षक है। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान राज्य में जो है 1 अक्टूबर 2022 को शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग की गठन की मंजूरी दी गई है। अब तक यह निर्देशालय के रूप में कार्य कर रहा था, परंतु अब जो है कला संस्कृति विभाग के अधीन काम करेगा। इसे दोबारा देखिएगा, अब तक जो है निर्देशालय के रूप में काम कर रहा था, परंतु अब जो है कला संस्कृति विभाग के अधीन काम करेगा शांति और अहिंसा विभाग। ठीक है, शांति और अहिंसा विभाग जो है अब जो है कला संस्कृति विभाग के अधीन काम करेगा राजस्थान में। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। तो ये जो पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है विजेता राज्यों और शहरों को। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है? तो 1 अक्टूबर 2022 से हुआ है। 1 अक्टूबर 2022 से जो है भारत में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। 5G तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुजय लाल थाउसेन को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को वरिष्ठ IPS अधिकारी सुजय लाल थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अनीश दयाल सिंह को जो है भारत तिब्बत सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नोट कीजिएगा, जो अनीश कुमार दयाल है इन्हें भारत तिब्बत सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ASPA को जो है 6 महीने के लिए 30 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड राज्य में जो है 1 अक्टूबर 2022 को ASPA को जो है आगे जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख भी लीजिए, 1 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के कुछ हिस्से में, ध्यान रखिएगा, नागालैंड के कुछ हिस्से में जो है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ASPA को जो है और 6 महीने के लिए यानी 30 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं और नागालैंड के 9 जिले में ASPA पूर्णतः लागू रहेगा। इसे नोट कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले और नागालैंड के 9 जिले में जो ASPA है ये पूर्णतः लागू रहेगा। आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है?
तो तेलंगाना राज्य की आसरा पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है। तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। अंबेडकर ए लाइफ नाम से पुस्तक लिखने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? शशि थरूर के द्वारा ये घोषणा किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो है नवंबर 2022 में B.R. अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है। किताब का नाम है अम्बेडकर ए लाइफ। किताब का नाम है अम्बेडकर ए लाइफ। बुक का नाम है डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोर्जिया और खेरसॉन किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? तो ये यूक्रेन के क्षेत्र थे, लेकिन अब जो रूस है इसे अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहरों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोर्जिया और खेरसॉन को जो है रूस में मिलाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इन 4 शहरों में जो है जनमत संग्रह कराया गया था और जो जनमत संग्रह है उसमें जो डिसीजन आया उसमें बताया गया कि जो ये 4 शहरों के लोग हैं ये रूस में रहना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। उद्देश्य लोगों में जो है शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका भी जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है। जबकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। शास्त्री ने वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ओमान देश में किया गया है। भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने ओमान में पहली महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा विश्व के लिए उनकी अस्थायी विरासत का सम्मान करेगी। ये जो प्रतिमा है विश्व के लिए उनकी अस्थायी विरासत का सम्मान करेगी। किसकी? महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी आपके शुभारंभ किया है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अनिल कुमार को चुना गया है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक AK अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अनिल कुमार वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर आपके कार्यरत थे। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो तेलंगाना सरकार ने ST के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जो है 6% से बढ़ाकर 10% करने के साथ ही 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू कर दिया है। आरक्षण के नए स्वरूप के बाद
अलग अलग श्रेणियों में राज्य में आरक्षण जो है 54% हो गया है। 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड नाम से। इसे दोबारा देखिएगा कि 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड के नाम से। 3 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है, इसे नोट कीजिएगा। शामिल किसके द्वारा करवाया गया है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। 3 अक्टूबर 2022 को एक्टर पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। चुनाव आयोग ने इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चुनाव आयोग है पूछा जाएगा कि किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है? विराट कोहली बन गया है। 2 अक्टूबर 2022 को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है T20 प्रारूप में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गुवाहाटी असम के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ जो है दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। इसे भी नोट कीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है ये उपलब्धि हासिल की गई है विराट कोहली के द्वारा। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली अब चौथे नंबर पर हैं एवं इस सूची में वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल पहले पर हैं। जो वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल हैं ये पहले पर हैं और कोहली अभी जो है वर्तमान में चौथे नंबर पर हैं। UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सृष्टि गोस्वामी को। जर्मनी के वॉन में UNSDG यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। सृष्टि बख्शी को जो है UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो स्वांते पावो को जो है फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्वीडन देश से है। 3 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के स्वाते पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। उन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए सम्मान से नवाजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्वांते पावो हैं इनको मेडिकल के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस लिए दिया गया है? तो मानव के क्रमिक विकास पर खोज करने के कारण, मानव के जो है क्रमिक विकास पर जो है खोज करने के कारण स्वांते पावो को 2022 का मेडिकल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार यानी इस वर्ष जो है 3 अक्टूबर 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो माइंड द गैप, लिव नाउ, वन एंड प्लेस बिहाइंड थीम है। या दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो थीम है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो
विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका उद्देश्य है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को जो है उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता। किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। किसे हराकर जीता है? चीन को हराकर जीता है। 83-61 से चीन को हराकर जीता है। और आपको याद रखना है कि अमेरिका का जो है 11वां खिताब था, ये आपके अमेरिका का 11वां खिताब था। अमेरिका ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। किस खेल में? बास्केटबॉल में। 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो पुरी में किया है। कहाँ पर किया है? पुरी, उड़ीसा में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आदर्श वैदिक विद्यालय का निर्माण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि आदर्श वैदिक विद्यालय का निर्माण जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर में किया गया है। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूनकिंग टैंग को दिया जाएगा। यूनकिंग टैंग को दिया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर यूनकिंग टैंग को प्रदान किया जाएगा। इन्हें यह अवार्ड गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, गणित में जो है अच्छा काम किए हैं, इसीलिए जो है रामानुजन पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा किसको? यूनकिंग टैंग को। यूनकिंग टैंग को। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर जीता है। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। इंडिया लीजेंड्स ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, जो इंडिया लीजेंड्स है दूसरी बार लगातार आपके रोड सेफ्टी सीरीज जीता है। 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है। मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम की 52 कड़ियाँ है और प्रत्येक की अवधि कितनी है? 15 मिनट की है। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान के अजमेर में जो है 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अजमेर शरीफ स्थित संगठन चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है अजमेर शरीफ स्थित संगठन चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है हाजी सैयद सलमान द्वारा किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। देख लीजिए, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 20 की शुरुआत की है। तो ठीक है, इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बी वाला ऑप्शन, तो जो बी वाला ऑप्शन है गलत है। इसे शुरू किया गया किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये ठीक है। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? बी आपके गलत हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत कब हुआ था? तो वर्ष 2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? तो देख लीजिए, होसेलमैन को नहीं दिया गया है 2022 में, एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है, एंटोन जिलंगर को दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भौतिक फिजिक्स का 2022 का नोबेल पुरस्कार है, ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसे किसे दिया गया साथ में बोलिएगा? एलन एस्पेक्ट को। दूसरा व्यक्ति है जॉन एफ क्लोजर। तीसरा का नाम है एंटोन जिलेंगर। ठीक है, इसे आप लोग 3-4 बार कॉपी पर लिखिएगा ये सारे नाम को, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पर लिखिएगा, रटिएगा नहीं, बार बार कॉपी पर कम से कम 3 से 4 बार आप लोग नोट कीजिएगा, तो आपको नाम याद हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। वर्ष 2022 का थीम क्या है? तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन जो है शिक्षकों से शुरू होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगेन्स विथ टीचर्स। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस विश्व में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो विश्व में जो है शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 में कुल हुए बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। दोबारा देखिएगा, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1996 में हुए बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का निर्णय लिया गया है कि इसे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में किस भारतवंशी को अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। 45 वर्षीय डॉक्टर मूर्ति वर्तमान में जो है अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में जो डॉक्टर मूर्ति हैं ये अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मर्केल को। किसे? एंजेला मर्केल को। 4 अक्टूबर 2022 को संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त ने पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है। मर्केल को जिनेवा में जो है 10 अक्टूबर 2022 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा कि मर्केल को जो है 10 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर? तो जिनेवा में सम्मानित किया गया है। सितंबर 2022 में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 5.7% बढ़ेगी 2022 में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2022 में 5.7% और वर्ष 2023 में जो है 4.7% बढ़ेगी। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कमज़ोर सार्वजनिक व्यय और उच्च वित्त पोषण लागत से देश की आर्थिक गतिविधियां आपके प्रभावित हो रही है। 4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? BD मिश्रा ने ग्रहण किया है। 4 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। ये मेनली आपके जो राज्यपाल हैं किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का।
मेघालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरमन सिंह थांगसू ने मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल के रूप में आपके शपथ दिलाया। तो आपको याद रखना है, राज्यपाल के रूप में किसी भी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। 4 अक्टूबर 2022 को किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? दोबारा देखिएगा, किसे FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मुमताज़ खान को चुना गया है। मुमताज़ खान को चुना गया है। भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज़ खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 बनी है। वहीं फ्रांस के टिमोथी क्लेमेंट को FIH मेंस, ध्यान रखिएगा, मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। महिला में किसे चुना गया है? मुमताज़ खान को। और पुरुष में जो है टिमोथी क्लेमेंट को चुना गया है। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है हर स्टार्ट। इसके बारे में देख लीजिए कि 4 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। हर स्टार्ट लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है भारत देश बन गया है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा कि उत्पादक और उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है? भारत है, जबकि सेकेंड बड़ा सबसे निर्यातक है। ठीक है, निर्यातक में पहला स्थान पर नहीं भारत है, सेकेंड स्थान पर है चीनी के निर्यात में भारत का रैंक। देश में चीनी सत्र अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान जो है 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को, डॉक्टर माधव हाड़ा को, ठीक है, अड़ा है। के बिरला फाउंडेशन ने समालोचक एवं अकादमिक डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। डॉक्टर हाड़ा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी रे, पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए वर्ष 2022 के लिए जो है बिहारी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए जो है 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो देख लीजिए किस एक को नहीं दिया गया है। आर वर्टोजी को दिया गया है, मोर्टन मोल्डल को दिया गया है, मोर्टन मोल्डल को दिया गया है, डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है, के बेरी सारप्लेस इन्हें दिया गया है। तो इसमें किसे नहीं दिया गया है? डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर बर्टोजी, मेरे साथ में बोलिएगा, आर बर्टोजी, मोर्टन मोल्डल, तीसरा नाम है के बेरी सारप्लेस, पहला नाम क्या है? आर बर्टोजी, दूसरा नाम है मोर्टन मोल्डल, तीसरा नाम है के बेरी सारप्लेस। ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा
कैरोलिन आर बर्टोजी, इनका संबंध अमेरिका से है। मोर्टन मोल्डल, इनका संबंध डेनमार्क से है। के बेरी शार्पलेस, इनका संबंध अमेरिका से है, को रसायन विज्ञान में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2022 को पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। मार्च 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को नामित करने का निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा लिया गया था। इस दिवस का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन सहित भारत में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। 6 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 6 अक्टूबर 2022 को। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है? तो PR श्रीजेश को। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ध्यान रखिएगा, पुरुष गोलकीपर चुना गया है। तो PR श्रीजेश को चुना गया है। 5 अक्टूबर 2022 को भारत के PR श्रीजेश और सविता पुनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया है। पुरुष में बोला जाएगा तो PR श्रीजेश और महिला में सविता पुनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना है। श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामों उद्योग आयोग द्वारा नई दिल्ली में स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्फूर्ति समूह के पारंपरिक उत्पादों की पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो किसके द्वारा जो है गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो संदीप कुमार गुप्ता ने। किसने संभाला है? संदीप कुमार गुप्ता ने संभाला है। अक्टूबर 2022 में संदीप कुमार गुप्ता ने जो है भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। उन्होंने मनोज जैन की जगह ली है। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है। किसने जीता है? ईरानी कप 2022 का खिताब जो है शेष भारत ने जीता है। शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019-2020 के रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर जो है क्रिकेट का ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। अब तक शेष भारत ने 29 बार ईरानी कप जीता है। अब तक जो शेष भारत है, रेस्ट ऑफ इंडिया जो है 29 बार ईरानी कप जीता। कितने बार जीता है? 29 बार जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी समुदाय हैं उन्हें ST का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है अमित शाह जी के द्वारा। इससे जम्मू कश्मीर में
गुज्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय को भी आरक्षण मिल सकेगा। जो गुज्जर और बकरवाल हैं इन्हें तो पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, अब जो पहाड़ी समुदाय हैं उन्हें भी एसटी का आरक्षण मिलेगा, उन्हें भी जो है एसटी का आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। इनमें से कौन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं? तो अन्ना किकना जो है रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने जो है नासा के क्रू 5 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकना मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे एवं इसके अतिरिक्त अमेरिका की कर्नल निकोल मान, अमेरिका की जो एक यात्री हैं कर्नल निकोल मान, स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई हैं। पहली अमेरिकी मूल की महिला जो आपको याद रखना है कि स्पेस की यात्रा करने वाली कौन है, तो इनका नाम है कर्नल निकोल नाम है, ठीक है, कर्नल निकोल इनका नाम है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो 2000 रुपये तक के लेन देन तक जो है कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो है 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मद्देनज़र ऐप के जरिए मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। 6 अक्टूबर 2022 को किसे साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? VVI प्रश्न है। 6 अक्टूबर 2022 को किसे जो है साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो एनी एनोक्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? एनी एनोक्स को दिया गया है। ये आपकी फ्रेंच की लेखिका हैं, तो इनके बारे में देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच लेखिका एनी एनोक्स को साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल हेतु चुना गया है। VVI पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंच लेखिका एनी एनोक्स को दिया गया है, ठीक है, फ्रेंच लेखिका एनी एनोक्स को दिया गया है। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल हेतु चुना गया है। किसे? एनी एनोक्स को। इनका संबंध फ्रांस देश से नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई और इसकी पहली उड़ान जो है 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1950 के बाद जब भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया तब रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, भारत की वायुसेना। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई है। यह बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? एंटी डस्ट अभियान नई दिल्ली में चलाया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? दक्ष जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्ष आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है। ठीक है, ये क्या है? एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है दक्ष। इसकी शुरुआत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा किया गया है। इससे आरबीआई की निगरानी संबंधी प्रक्रिया के अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? उनका नाम क्या है? पूजा पटेल उनका नाम है। दोबारा देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? पूजा पटेल बनी है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए उसमें एक योगासन भी था। ठीक है, उसमें एक आपके योगासन भी था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा या असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस असेंबली में ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण के 3 प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दे पर ISA की प्रमुख पहलों पर विचार किया गया है। IAS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रमुख पहलों पर आपके विचार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 3रे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? पश्चिम में, तो मुंबई में किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 3रे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2021 में चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण और अप्रैल 2022 में कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व का उद्घाटन किया गया है। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसका दक्षिण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और पूर्व का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है, इसे नोट कीजिएगा। और पश्चिम के कहाँ पर है? तो पश्चिम के जो आपका है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है। किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया है। इस वार्षिक उत्सव को श्री मनु पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस जो वार्षिक उत्सव है इसे श्री मनी पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। दोबारा देखिएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने अभयारण्य प्रकृति प्रतिष्ठान के साथ मिलकर किया। किसके साथ में? अभयारण्य प्रकृति प्रतिष्ठान के साथ में मिलकर किया है। किस एक व्यक्ति या संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? किस एक व्यक्ति या संगठन को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? तो देख लीजिए, प्रतीक सिन्हा, इन्हें नहीं दिया गया। ठीक है, प्रतीक सिन्हा को नहीं दिया गया है। मेमोरियल एक संगठन है रूस को, इसे दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की, ये आपके
बेलारूस के वकील हैं, इन्हें दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये आपके यूक्रेन का एक संगठन है, इसे भी दिया गया है। तो इन 3 को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 में दिया गया है। और जो प्रतीक सिन्हा इन्हें दिया नहीं गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरियल आपको याद रखना है, यूक्रेन का एक संगठन, रूस का एक संगठन है। उसके बाद है एलेस बियालियात्स्की, ये आपके बेलारूस के एक व्यक्ति हैं, वकील हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन के एक आपके संगठन है। तो इन तीनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार पढ़ भी लीजिएगा, सेम चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। प्रतिवर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया गया है, तो 2 से 8 अक्टूबर तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष 68वां वन्यजीव सप्ताह भारत में जो है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। भविष्य में वन्यजीवों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्यजीव दिवस मनाया गया था। और साथ ही यह निर्णय भी लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 1956 से वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? हमें हमेशा प्रत्येक वन्यजीव, पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, इसका उद्देश्य है। किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो गुजरात के मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इसके लिए गांव में जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। रात में जो है बैटरी से लाइन मिलेगा और दिन में जो है डायरेक्ट सौर प्लेट से लाइन मिलेगा गांव वाले को। निम्नलिखित में से किस राज्य की माबम लुहा गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित माबम लुहा गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया है। IUGS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज इसका फुल फॉर्म होता है। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन मतलब रेगुलेशन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित रेगुलेट करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ तमिलनाडु में जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 आपके प्रभावी हो गया है, मतलब लागू हो गया है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 के लिए पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। वहीं डच खिलाड़ी फेलिस अल्बर्स को वर्ष 2021-22 की महिला FIH खिलाड़ी चुना गया है। कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? चेन्नई में आयोजित किया गया है पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन। 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया।
ड्रोन एक्सपो का आयोजन इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया था। जो ड्रोन एक्सपो का आयोजन है इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया है। केंद्र सरकार ने जो है किसे गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार को। किसे? दिनेश कुमार को। केंद्र सरकार ने जस्टिस दिनेश कुमार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। दिनेश शर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। दोबारा देखिएगा, 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में की गई है। ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियम पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना के द्वारा जीता गया है। दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय छात्रों दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने प्रतिष्ठित विक्टोरियल प्रीमियर का पुरस्कार जीता है। विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार जो है विक्टोरिया में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सम्मानित करने की विक्टोरियन सरकार की एक क्या है? पहल है। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा दिए जाने से संबंधित जांच के लिए किसके अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है? तो जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया है। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है जो उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा देने के मामले की जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित धर्मों के अलावा दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हों। यहाँ पर दोबारा पढ़िएगा इस चीज़ को। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो है राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित धर्मों के अलावा दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम क्या है? तो मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी इसका थीम है। मानसिक बीमारी व्यक्ति के महसूस करने, सोचने एवं कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करती है। इसलिए भारत सरकार ने देश में मानसिक बीमारी के बढ़ते दबाव पर विचार करने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। कब की है? 1982 में जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस एक को सेव रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? इसे दोबारा देखिएगा कि किस एक को जो है सेव रिक्स बैंक मतलब इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। तो किसे नहीं दिया गया है? बेन एस वर्नानके को दिया गया है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है, फिलिप एच डायबिग इसे भी दिया गया है, जबकि डेविड कार्ड को 2021 में दिया गया था, 2022 में दिया नहीं गया है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो बेन एस वर्नानके को दिया गया है। बेन एस वर्नानके को दिया गया है।
डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है। फिलिप एच डायबिक को दिया गया है। फिलिप एच डायबिक को दिया गया है, जबकि डेविड कार्ड को जो है 2021 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए, 10 अक्टूबर 2022 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बेन एस वर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक को सेवरिक्स रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। इन्होंने यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें यह पुरस्कार जो है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, जो आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो नाम है, देखिए विदेशी नाम ज़्यादातर है, ज़्यादातर के लगभग सारे नाम आपके विदेशी ही हैं। तो आप लोग को क्या करना कि एक खाली पेज लेना है और उस पर जो है आपके जो 6 पुरस्कार हैं उनसे संबंधित नाम को बार बार लिखना है। ठीक है, बार बार नाम लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। और आपको यह काम लगातार 3 दिन तक करना है। ठीक है, लगातार 3 दिन तक यह काम आपको करना है, तो आपके दिमाग में ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीते की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए एक 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का गठन चीते की प्रगति और स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह थे, जो मुलायम सिंह यादव क्या थे? एक राजनेता थे। 10 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रमुख राजनेता मुलायम सिंह यादव का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रहे, जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को कहाँ पर हुआ? सिपाही में हुआ था। ठीक है, जो अखिलेश यादव हैं ये मुलायम सिंह के ही बेटे हैं। ठीक है, जो अखिलेश यादव हैं मुलायम सिंह के ही बेटे हैं। भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। 7 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में स्थापित भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है। इससे कोदो, कुटकी, रागी की खेती करने वाले किसानों के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 8 अक्टूबर 2022 को भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज अडवाणी जो है कुआलालंपुर में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर यह खिताब जीता है। यह पंकज के करियर का 25वां आपके विश्व खिताब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। नवंबर 2022 में जापान जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास जो है 8 से 18 नवंबर के बीच में आयोजित होने वाला है। मालाबार 2021 की मेजबानी अमेरिका ने की थी। जो 2021 हुआ था इसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसमें कौन कौन से देश आपके भाग लेते हैं? भारत, जापान और अमेरिका इसमें भाग लेते हैं। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला जो है बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो मुंबई में खोला जाएगा। ईशा अंबानी ने मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसका नाम जो है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। इसका नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम होगा नीता मुकेश
जो मुकेश अंबानी उनकी पत्नी का नाम है। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इसका नाम होगा। चंद्रयान-2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान मिशन था इसमें एक लैंडर था, ठीक है, एक लैंडर था और एक ऑर्बिटर था। जो लैंडर था चंद्रमा पर लैंड करने के क्रम में आपके क्रैश कर गया, जबकि जो ऑर्बिटर है अभी भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। तो जो ऑर्बिटर है उसी के द्वारा ये मैपिंग किया गया कि चंद्रमा पर जो है सोडियम है, ठीक है। तो द स्पेक्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहले बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। और क्लास का पूरा नाम क्या होता है? चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका फुल फॉर्म होता है। चंद्रयान-2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपन का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो राजसमंदर राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के राजसमंदर जिले के नाथ द्वार में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। नाथ द्वार की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट ऊंची यह प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का ही हिस्सा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का थीम क्या है? तो हमारा समय अभी है, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? लेह में आयोजित किया गया। दोबारा देखिएगा कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया गया है? तो लेह में आयोजित किया गया है। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका थीम है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। सतत पर्वतीय विकास के लिए जो है पर्यटन का उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन में किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। दोबारा देखिएगा कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में ही महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। इसे दोबारा देखिएगा। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी जो पौराणिक कथाएं हैं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की अस्मिता दोरजी नाम है ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह किया है? तो इनका संबंध भारत के किस राज्य से? तो इनका संबंध भारत के झारखंड राज्य से है।
10 अक्टूबर 2022 को झारखंड की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल स्थित विश्व के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू को फतह किया है। नेपाल सरकार द्वारा मनासलू समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो मनासलू समिट है किस सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, तो नेपाल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, तो गोवा करेगा। कौन सा करेगा राज्य? गोवा करेगा। अक्टूबर 2023 में गोवा जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी घोषणा की है। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है इसकी घोषणा की है। किस मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है 10 अक्टूबर 2022 को? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। 10 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। जो आपके राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, PBI पॉइंट है। भारत ने कहाँ पर आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी की है, तो कहाँ पर किया है? मानेसर हरियाणा में किया है। भारत ने जो है कहाँ पर आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी की है, तो मानेसर हरियाणा में की है। इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत ने बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास आतंकवाद विरोधी 2022 के मेजबानी की है, जिसका आयोजन हरियाणा के मानेसर में किया गया है। यह संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के ढांचे के तहत आयोजित जो अभ्यास का दूसरा चरण है। इसे दोबारा देखिएगा, यह संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के ढांचे के तहत आयोजित है जो अभ्यास का दूसरा चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस एक स्थान पर आयोजित नहीं होगा? किस एक स्थान पर आपके आयोजित नहीं होगा? भुवनेश्वर, मुंबई, गोवा में आयोजित होगा, जबकि जयपुर में आपके आयोजित नहीं होगा। 11 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 शुरू हुआ है। कब हुआ है? 11 अक्टूबर 2022 को जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 शुरू हुआ है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है, जिसमें भारत सहित 16 टीमें आपके भाग लिया है। इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक जो है भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कौन आपके सही है, तो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एम मागरे बने हैं, तो ठीक है। कर्नाटक के कौन बने हैं? प्रसन्ना बी वर्ले, ये भी ठीक है। राजस्थान के पंकज मित्तल बने हैं, ये भी ठीक है। तो सभी ठीक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, न्यायमूर्ति पंकज जो मित्तल हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वर्ले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति एम मागरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एजुकेशन 40 रिपोर्ट, एजुकेशन 40 रिपोर्ट किसने जारी की है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है एजुकेशन 40 रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 40 रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एजुकेशन 40 इंडिया पहल के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। प्रति वर्ष विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस, विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 2022 का इसका थीम क्या है? तो इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन इसका थीम है। उद्देश्य क्या है?
अर्थराइटिस के बढ़ते खतरे को कम करना तथा इस बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। विश्व अर्थराइटिस दिवस की स्थापना वर्ष 1996 में अर्थराइटिस और रोमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। अर्थराइटिस जोड़ से संबंधित एक समस्या है जो शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ संभालेंगे। वाई बी चंद्रचूड़ कौन है? वाई बी चंद्रचूड़ जो है डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों का है। ठीक है, 8 नवंबर 2022 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू ललित सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, और 9 नवंबर 2022 को शपथ लेंगे कौन? डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया। कहाँ पर किया है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत को इसमें 123वां स्थान मिला है। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र है वहाँ पर खर्च करने के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में बना हुआ है। मतलब भारत जो है बहुत ही कम पैसा अपने स्वास्थ्य पर खर्च करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बिहार के सिताब दियारा में किया है। बिहार के सिताब दियारा में किया है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और कई अन्य नेता आपके उपस्थित थे। इसे नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी 68 बीपीएससी आ रहा है, जो भी आपके बिहार के एग्जाम होगा वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। दोबारा देखिएगा, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया है। ये आपके तीसरा वाडा एबीपी संगोष्ठी है। ठीक है, ये तीसरा आपके जो है वाडा का एबीपी संगोष्ठी है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था कौन सी है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। इसके बारे में देख लीजिए। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 104 देश के 1799 यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरी है। मतलब कि 104 देश के 1799 यूनिवर्सिटी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन को दिया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। 12 अक्टूबर 2022 को सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा आपके
35 स्वर्ण, 61 रजत, 32 कांस्य पदक जीता गया। कुल आपके 128 पदक जीता गया है। जो महाराष्ट्र है 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 आपके कांस्य पदक जीता गया, टोटल 140 जीता गया है। हरियाणा तीसरे स्थान पर है, 38 स्वर्ण, 38 रजत, 39 कांस्य पदक, टोटल 115 पदक जीता गया है। इसमें गुजरात को 12वां स्थान दिया गया है। गुजरात को 36वें राष्ट्रीय खेल में 12वां स्थान मिला है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को खाली स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे हैं उनको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। दिवंगत मतलब इनकी मौत हो गई है। दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती अकी आबे ने 11 अक्टूबर 2022 को जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा से यह पुरस्कार आपके ग्रहण किया है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नई वेधशाला शुरू की है जो सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। इसके लिए सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा। 12 अक्टूबर 2022 को पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक भालू प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया गया है। यह वन्यजीव SOS इंडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो 2 दशकों से भी अधिक समय से स्लॉथ बियर संरक्षण हेतु एक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC, स्लॉथ बियर विशेषज्ञ टीम ने इस दिन को स्वीकार किया है और विश्व में मनाए जाने की घोषणा की है। स्लॉथ बियर विश्व में पाई जाने वाले भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक, चींटियां खाते हैं तथा अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत यह नियमित रूप से अपने शावकों को पीठ पर ले जाते हैं। इन्हें मधु हनी बहुत पसंद है, इसलिए इनका नाम हनी बियर भी है। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं है? मालदीव आपके प्रतिभागी नहीं है, जबकि भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आपके प्रतिभागी हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि आपके एक नौसैनिक अभ्यास है और भारत की तरफ से इसमें से कौन सा आपके जहाज़ शामिल होने के लिए गया था? तो तरकस शामिल हुआ है। INS तरकस आपके शामिल हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। यह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र से इसका संबंध है PM डिवाइन योजना का। 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। PM डिवाइन का पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, जो आपके PM डिवाइन है, PM डिवाइन आपके नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका विकास से संबंधित है PM डिवाइन योजना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो जो यह अधिनियम आपके 2000 का है। कब का है? 2000 का है। 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे वर्ष 2015 में न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले में ख़त्म कर दिया था। फिर भी जो आपके कुछ राज्य सरकार हैं मुकदमा चला रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि अब मुकदमा आप 66A के तहत नहीं चला सकते हैं।
रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जो है 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना लग सकता है। ये पहले था, अब तो इसे जो 66A है इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये शुरुआत किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच में जो है कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई, चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई तो कहाँ से कहाँ के बीच में चली है? तो ऊना से नई दिल्ली के बीच में चली है चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है। 13 अक्टूबर 2022 को जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऊना से नई दिल्ली के बीच आपके संचालित हुई है। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य ने भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। 12 अक्टूबर 2022 को जो है तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिले में 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले भारत के पहले कडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। अभयारण्य सिलेंडर लॉरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसमें एक साथ 25 आर्ट गैलरी और करीब 450 से 450 100 कलाकारों की 4500 पेंटिंग और मूर्ति शिल्प देखने को मिलेगी। इसे दोबारा देखिएगा, इसमें एक साथ 45 आर्ट गैलरी और करीब 450 कलाकारों की, इसे 100 नहीं कीजिएगा, 450 कलाकारों की 4500 पेंटिंग और मूर्ति शिल्प देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड आपके शीर्ष पर है। आइसलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत को 41वां स्थान है दिया गया है और अमेरिका को जो है 20वां स्थान दिया गया है। इसमें भारत को जो है 41वां स्थान दिया गया है और अमेरिका को 20वां स्थान दिया गया है। और आपको याद रखना है कि ये 14वां संस्करण था। ये आपके 14वां संस्करण था और जो आइसलैंड है दूसरे वर्ष लगातार पहले स्थान पर रहता है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्था में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो किस संस्था में किया है? IIT गुवाहाटी में किया है। कहाँ पर किया है? IIT गुवाहाटी में किया है। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वर्चुअली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IIT गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला भी शामिल है। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 14 अक्टूबर को किया जाता है। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है? तो शेयर्ड विजन फ्रॉम ए बेटर वर्ल्ड। शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। यह दिवस वर्ष 1956 में लंदन में आयोजित 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को चिन्हित करता है, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया था। विश्व मानक दिवस का आयोजन पहली बार जो 1970 में किया गया था, पहली बार। नेक्स्ट पॉइंट है नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास
प्रस्थान आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा किया गया है। 11 से 12 अक्टूबर 2022 तक पूर्वी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। यह अभ्यास प्रत्येक 6 महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यह आयोजन जो है इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस द्वारा कोयला मंत्रालय के संरक्षण में किया गया है। किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मेघालय में किया गया है। 2022 में इसका ये 5वां संस्करण है जो सुरमय उमट्रेब नदी में शुरू हुआ है। सुरमय उमट्रेब नदी में आपके शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को। मृणालिनी श्रीवास्तव को। इसे दोबारा देखिएगा। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को। केंद्र सरकार ने जो आईपीएस अधिकारी मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए रहेगी। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? ध्यान रखिएगा, देश का पहला संग्रहालय खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है? अमेरिका में खोला गया है। सितंबर 2022 में अमेरिका के न्यू जर्सी, या शहर याद रखिएगा न्यू जर्सी, ठीक है, अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित अमेरिका का पहला संग्रहालय आम लोगों के लिए खोला गया है। यह अमेरिका में राष्ट्रपिता को जो है समर्पित पहला संग्रहालय है, जो महात्मा गांधी को समर्पित आपके अमेरिका में पहला संग्रहालय है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो नागालैंड राज्य ने जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। 14 अक्टूबर 2022 को नागालैंड के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ लागू की जा रही है। किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किससे किया गया है? यह किया गया है आईएनएस अरिहंत से किया गया है। आईएनएस अरिहंत से किया गया है। 14 अक्टूबर 2022 को आईएनएस अरिहंत से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली परमाणु प्रतिरोधक क्षमता वाला यह एक प्रमुख तत्व है। और आपको याद रखना है कि जो ये आपके सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, ये परमाणु से चलता है, ठीक है, परमाणु रिएक्टर इसमें लगे हुए हैं। दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रोफेसर बजाहत हुसैन के द्वारा जीता गया। प्रोफेसर बजाहत हुसैन के द्वारा जीता गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर बजाहत हुसैन ने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हुसैन को जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 वर्ष का बैन लगाया गया है? तो किस पर लगाया गया है? कमलप्रीत कौर पर लगाया गया है। कमलप्रीत कौर पर लगाया गया है। भारत के सबसे बेहतरीन एथलीट में शामिल चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर 3 वर्ष का बैन लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने डोपिंग के मामले में उन पर कार्रवाई की है।